इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आईआईबीएफ के द्वारा डिप्लोमा कराया जाता है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में, उसको हम कब अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, मेन साइट पे, मेन गूगल पेज पे जाएंगे या किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे, आईआईबीएफ डालेंगे। जैसे ही आईआईबीएफ डालेंगे इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम एक पॉपअप आएगा, इसको यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा होगा एग्जामिनेशन कोर्सेस। चूँकि जैसा कि हमने पहले ही बताया एक डिप्लोमा कोर्स है, तो हम इस तरह से नीचे चले जाते रहेंगे और ई डिप्लोमा कोर्सेस वाले पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ढेर सारे आ गए, तो हम इसमें करेंगे डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कब कब अप्लाई होगा। तो अभी हमारा जो 2 मई 2023 से 8 मई 2023 यानी कि ये आपका 2 मई 2023 से 22 मई 2023 तक अप्लाई हो रहा था, जिसकी डेट निकल चुकी है। अब हम इसका आगे देखेंगे कि आगे कब से अप्लाई हो रहा है। तो साथियों, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ये है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। 1 नवंबर 2023 से 7 नवंबर 2023 तक नॉर्मल फीस के साथ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपका आईआईबीएफ में रजिस्ट्रेशन पहले से ही है तो ठीक है, अन्यथा रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम करवा लें। दूसरा है, इसको 8 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 100 रुपये का पेनाल्टी देनी पड़ेगी, यानी 100 रुपये लेट फीस के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर से 21 नवंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 200 रुपये की लेट फीस के साथ में। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 7 जनवरी 2024 को होगा, जिसका पहला पेपर होगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। दूसरा पेपर इसका होगा 14 जनवरी 2024 को, जिसका होगा रिस्क मैनेजमेंट। यानी जो आपका एक कोर्स है, जो आपका एक सिलेबस है, जो आपका एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट का होता है, दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट का होता है। यानी इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि 7 जनवरी 2024 और 14 जनवरी 2024 में होंगे। तो आप लोग इसको अभी से तैयारी करना शुरू कर दें ताकि इस एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई किया जा सके। हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, वीडियो में भी और पीडीएफ में भी। तो हमने ये देख लिया इस वीडियो में कि ये कब से अब आगे अप्लाई होने जा रहा है। साथ ही अब हम इसमें देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस हम देख लेंगे एक रफली कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ये आ जाएगा इसका पूरा मटेरियल कि इसका क्या मटेरियल है। अब ये आपका आ गया। इसमें हम जो मेन जो कोशिश करेंगे, ये आपका सिलेबस है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दें, इसमें जो मेंबर हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन मेंबर हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि अगर आप मेंबरशिप आपने ले रखी है तो आपसे 17,000 रुपये फर्स्ट टाइम में जाएंगे, और अगर नॉन मेंबर हैं तो आपको 20,500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम इसका सिलेबस थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या है। तो हम आपको बता दें, इसमें जो सिलेबस है आपका वो ये है कि पहला आपका चैप्टर रहेगा, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा वो रहेगा ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट।
यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा उस फर्स्ट पेपर में आपसे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछा जाएगा, मार्केट कितने टाइप की होती है उससे क्वेश्चन आएगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मनी मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इंश्योरेंस मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, रोल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स क्या है, जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उनका क्या रोल है, वो कैसे इमर्ज, उनका उनकी जो मार्केट है वो एक प्रोग्रेसिव मार्केट है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। रोल एंड फंक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट इन मार्केट, ये बैंक इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, प्राइमरी डीलर्स करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, बैंकर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंटर, कस्टोडियन, डिपॉजिटर, मनी मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जितनी टाइप की मार्केट है उन मार्केटों के बारे में हम पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, कॉल मनी, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, कोलेट्रल बारोइंग एंड लेंडिंग, ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेज। इसी तरह से हम कैपिटल मार्केट देखेंगे। इसमें कैपिटल मार्केट हम इसमें देखेंगे। कैपिटल मार्केट में हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग्स क्या होती है, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, ईडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। तो ये सारी रिसिप्ट और जो हमारे शेयर्स हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, इन शेयर के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हम कैपिटल मार्केट में ये सारे कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसकी क्या डिफिनेशन है, इसमें रेट कैसे कोट किए जाते हैं, इसको एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे ये इफ़ेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, बैंकिंग को का क्या रोल है इसमें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या है, एनआरआई अकाउंट्स क्या है, रिस्क फॉरेन ट्रेड में क्या है, एग्जिम बैंक, आरबीआई और जो फिडाई है इसका क्या रोल है, ये हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। फिडाई गाइडलाइंस, फॉरेक्स वैल्यूशन, इफेक्टिव रिवैल्यूशन, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनके बारे में हम देखेंगे। डेबिट मार्केट, डेट मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम के ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, बॉन्ड क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, स्टेट डेवलपमेंट लोन कौन कौन से होते हैं, नॉन एसीएलआर सिक्योरिटी कौन सी है, पीएसयू जो बॉन्ड इशू करती है वो क्या है, कॉर्पोरेट डिबेंचर, बॉन्ड डिबेंचर, यानी विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स के बारे में और विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटियों के बारे में हम चैप्टर 5 में देखेंगे। इसी तरह से जो हम बात करेंगे जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में हम इंटरेस्ट रेट कैसे क्यूट होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है, क्या है, तो हम उसको भी इसमें देखेंगे। और 7वां चैप्टर है आपका डेरिवेटिव्स, कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं, हम उन डेरिवेटिव्स के बारे में इसमें हम देखेंगे। फॉरेक्स डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे, ट्रेज मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में आपका जो मेनली आएगा CRR क्या है, SLR क्या है, CCIL क्या है, RTGS क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस एंड कंट्रोल के बारे में देखेंगे। फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस का क्या ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट जो आपका है उसमें हम देखेंगे रेगुलेशन, सुपरविजन एंड ऑपरेशंस, RBI गाइडलाइन क्या है, और जो FIMMDA हैंडबुक है उसको क्या गाइडलाइन है, क्या दिशा निर्देश है, क्या उसके इंस्ट्रक्शन है,
वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। थर्ड चैप्टर जो आपका 13 चैप्टर रहेगा, 13th चैप्टर रहेगा आपका रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका फाइनेंशियल मार्केट में यानी ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में इसका क्या रोल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हम उसको इसमें हम स्टडी करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर फर्स्ट जो था यानी जो हमारा फर्स्ट पेपर था, तो फर्स्ट पेपर के बारे में हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। जो फर्स्ट पेपर आपका ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का होगा उसमें आपके 13 चैप्टर शामिल किए गए हैं। इन चैप्टरों को 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, लगभग में 4 मंथ का अभी समय है हमारे पास। हम एक चैप्टर को एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चैप्टर वाइज स्टडी आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड पेपर इसमें होगा रिस्क मैनेजमेंट का। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है बैंकिंग में कि हर लेवल पे, हर स्टेज पे रिस्क लेना पड़ता है। उस रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाए, किस जगह पे कितना, किस लेवल का रिस्क लिया जाए, ये सब हम चैप्टर जो आपका पेपर सेकंड है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइप ऑफ रिस्क क्या है। जो आपका पेपर सेकंड होगा रिस्क मैनेजमेंट, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम वेरियस रिस्क के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं वो कौन कौन से हैं। दूसरा चैप्टर आपका है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे कि रिस्क का सोर्स क्या है, जो सोर्सेस ऑफ रिस्क क्या है, रिस्क इंडिकेटर्स क्या है, प्रोसेस क्या है, कंट्रोलिंग रिस्क क्या है। चैप्टर थर्ड में हम देखेंगे सेटिंग ऑफ रिस्क ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को किस तरह से प्रोसेस करते हैं उसको देखेंगे चैप्टर थर्ड में। और जो आपका चैप्टर फोर्थ होगा उसमें ALM एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। आप सारे लोग बैंकर्स हैं, आप लोगों को पता होगा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैसे होता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, मान लीजिए आपने 100 रुपये डिपॉजिट के रूप में रिसीव किए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लोन के रूप में आप पब्लिक को दे सकते हैं। तो जो एसेट यानी जो हम पब्लिक से पैसे को डिपॉजिट करते हैं, पब्लिक से मनी को रिसीव करते हैं किसी भी वे में, और जो हम पब्लिक को पैसा देते हैं लोन के डेट के रूप में, तो इन दोनों का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो हम सारी चीज़ें इस चैप्टर फोर्थ में यानी एसेट्स लायबिलिटीज मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, देखेंगे। अगला है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चैप्टर 5 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। वो क्या है कि रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस करेंगे, ओपन पोजीशन क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, कन्वेक्सिटी क्या होती है, RAROC क्या होती है, ऑडिटिंग रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। और जो चैप्टर 6 है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हर बैंकर को एटलीस्ट जो एक कोर्स कर रहा है, जो एक डिप्लोमा कर रहा है उसको भी करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है उसको भी करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और आगे के सभी अपडेट के लिए इस बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर दें। और आज से आप लोग लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजरी में काम करने का हमको एक मौका मिलेगा। रिस्क डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमें एक अच्छा सुनहरा अवसर मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद में। इसकी आप लोगों को बता दें कि कुछ बैंकों में अगर इस कोर्स को करते हैं तो इसकी जो फीस जाएगी, अगर आप उसको 3 अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम की जो फीस लगी है वो वापस की जाती है बैंक के द्वारा। थैंक यू।